Hey guys, this is Varsha and welcome to VSP classes. बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो है कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहेलबर्ग। कोहेलबर्ग ने नैतिकता के सिद्धांत के बारे में क्या कहा था, तो इस सेशन में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ मोरालिटी क्या है, यानी कि नैतिकता का अर्थ क्या होता है, और इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे वो किन के ऊपर प्रयोग किए थे और इनके पक्ष क्या क्या हैं। ठीक है, आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे कि कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कितने चरणों में है, इनकी चरणों का एज क्या क्या है, इन सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम आज क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, अगर सीटेट में अच्छे मार्क्स आपको गेन करने हैं तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनके सिद्धांतों को आपको बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। जैसे प्याजे हो गए, कोहेलबर्ग हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, हार्वर्ड गार्डनर हो गए, इन सब के सिद्धांत को अगर पढ़कर जाएंगे तो बहुत ही ईजिली आप सीटेट में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने प्याजे और वाइगोत्स्की के बारे में देख लिया था, आज हम बात करेंगे कोहेलबर्ग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बता दें कि ये किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी या फिर रीट का एग्जाम हो। ठीक है, आप पेपर उठा के देखेंगे तो कोहेलबर्ग से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नैतिकता का जो विकास की उनकी अवस्थाएं उन्होंने क्या क्या दी थी, इसको जानने से पहले हम देखते हैं नैतिकता होती क्या है, यानी कि मोरालिटी कहते किसे हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात होती है वो होती है कि नैतिकता जन्मजात नहीं होती है। ठीक है, और नैतिकता जो है इसके बारे में किसने बोला था, तो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने नैतिकता के बारे में बात करी है। सबसे पहले इन्होंने अपना सिद्धांत, अपना पक्ष रखा है नैतिकता के लिए, और इन्होंने कहा है कि नैतिकता जो होती है वो जन्मजात, यानी छोटा जो बच्चा होता है अगर वो पैदा होता है तो उसको नहीं पता होता है कि क्या नैतिकता है और क्या अनैतिकता है, यानी सही क्या है गलत क्या है, उसको कुछ नहीं पता होता है। जब वो सामाजिक परिवेश से धीरे धीरे सामाजिक परिवेश से जुड़ता है, अपने माता पिता अपने घर वालों के साथ जुड़ता है, तब उसे पता चलता है कि यहाँ नैतिकता क्या है और अनैतिकता क्या है। देखिए, निसंदेह आप देखिए, बच्चा पहले पुरस्कार, दंड, प्रशंसा या निंदा के द्वारा अच्छे आचरण संपन्न करता है। ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि निंदा क्या है, दंड क्या है। ठीक है, और बुरा आचरण भी वो कर देता है कभी कभी, लेकिन जब घर वाले या परिवेश से उसे पता चलता है कि झूठ बोलना क्या है, अनैतिक काम है, ठीक है, तो तब जाके उसको फर्क पता चलता है कि वो नैतिकता में जी रहा है या अनैतिक कार्य को कर रहा है, यानी कि बुरा काम क्या है और अच्छा काम क्या है। तो इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो छोटा सा बच्चा होता है वो वातावरण में आके ही नैतिकता और अनैतिकता को सीखता है। क्लियर। अब अगर नैतिकता की बात कर लें तो नैतिकता से तात्पर्य क्या होता है, जो समाज के नियमों, मान्यताओं व अपेक्षाओं के अनुरूप संपन्न किया जाता है वही आचरण क्या कहलाती है, नैतिकता कहलाती है। और जो इसके विपरीत कार्य करता है, जो इसका अनुसरण नहीं करता है, वह अनैतिकता कहलाती है। क्लियर। तो ये है नैतिकता और अनैतिकता। अब देखिए, कोहलर ने नैतिक विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करी थी, तो इन्होंने इसके 3 अवस्थाएं बताई हैं। अब वो 3 अवस्थाएं क्या क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इन्होंने जो पहली अवस्था बताई है वो है पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, पूर्व परंपरागत यानी कि प्री कन्वेंशियल लेवल क्या होता है, सबसे पहले इस पे इन्होंने बात करी है। तो अगर हम इसकी एज के बारे में बात करें तो इसकी एज होती है 4 से लेके 10 साल। ठीक है, आगे हम डीपली इसके बारे में जानेंगे कि होता क्या है, इस सिद्धांत के इस अवस्था में इन्होंने बोला क्या था। ठीक है, अभी हम खाली इतना ही समझेंगे। उसके बाद जो इनकी दूसरी अवस्था है वो है परंपरागत नैतिक अवस्था, यानी कि कन्वेंशियल लेवल क्या होता है, इसके बारे में इन्होंने बात करी थी, और ये इसका जो एज होता है वो होता है 10 से 13 साल। ठीक है, और जो लास्ट इन्होंने पोस्ट कन्वेंशियल लेवल जो बताया था, यानी कि गैर परंपरागत, और कहीं कहीं आपको ये दिखने को मिल जाएगा उत्तर परंपरागत स्तर, इसकी जो एज होती है वो होती है 13 साल से ऊपर की। जितनी भी 13 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो पोस्ट कन्वेंशियल लेवल में आते हैं। क्लियर। तो ये 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। अब आइए एक एक के बारे में, तीनों जो है इनके कुछ उपचरण भी माने गए हैं। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे, जो इन्होंने और सारी चीज़ें क्या क्या बताई थी, कहाँ कहाँ क्या होता है। ठीक है, आइए
पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल में इन्होंने क्या बताया था। सबसे पहले देखिए, यह अवस्था 4 से 10 वर्ष के बीच की मानी जाती है। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला स्तर होता है। ध्यान दीजिएगा, यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला स्तर होता है। क्यों निचला स्तर होता है? क्योंकि इसमें बच्चा बहुत ही छोटा होता है। जब छोटा होता है बच्चा तो उसे समझ नहीं होती है कि क्या गलत है और क्या सही है। इस अवस्था में बाहर से मिलने वाले पुरस्कार एवं दंड तथा क्या सही है और क्या गलत है इस पर आधारित होती है। अब देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या पता कि क्या अच्छा काम है और क्या बुरा काम है, और वो इनके बारे में कब समझेगा? या तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा, तब उसको लगेगा कि हाँ उसने अच्छा काम किया है, और अगर उसे दंड दिया जाएगा तो बच्चे को महसूस होगा कि उसने कुछ बुरा काम किया है। ठीक है, क्योंकि चिंतन वो उतने बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगा, तो ये चिंतन करने का एक निचला स्तर माना जाता है। ठीक है, अब इसके देखिए, इस अवस्था के 2 चरण हैं। ठीक है, सबसे पहला चरण है दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। ठीक है, और दूसरा क्या है? साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। तो इसमें क्या बातें करी जा रही? इस चरण में नैतिक सोच जो होती है वो सजा में बधी होती है। यानी जब बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, आपने उसको पनिश कर दिया, ठीक है, तो बच्चे को इतना समझ में आता है कि यहाँ मेरे को दंड मिला है, यानी ये गलत काम है। ठीक है, अर्थात कोई गलत कार्य करने पर दंड दिया जाता है। और अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम कर दिया और आप उसको गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में एक तरीके का हो जाएगा कि उसने अच्छा काम किया है, इसलिए उसको क्या मिल रहे हैं? उपहार मिल रहे हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो उसको नैतिकता जो समझ में आती है वो खाली इन्हीं चीज़ों से आती है, जब उसको पुरस्कार मिलेगा और उसको दंड मिलेगा। क्लियर? अब जैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो वह हमें दंडित करेंगे। उनका बस इतना ही नजरिया है कि हमें बड़ों की बात इसलिए माननी चाहिए, नहीं तो वो हमें पनिशमेंट देंगे, दंडित करेंगे। क्लियर? दूसरा है साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। ठीक है, तो साधनात्मक सापेक्ष में क्या होता है? इस चरण के अंतर्गत व्यक्ति के केंद्रित तथा एक दूसरे का हित साधने का चिंतन होता है। जैसे क्या होता है? हम दूसरों की इच्छा को पूरी कर दें तो दूसरा भी हमारी इच्छा को पूरी कर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो हमारे साथ भी हुआ है। तो एक शब्द में अगर आप समझेंगे तो यहाँ टिट फॉर टैट वाला नियम लागू होने लगता है। ठीक है, जैसे हम बचपन में स्कूल में जब पढ़ते थे, तो जिस दिन हमारा नोट्स बनाने का मन नहीं करता था या लिखने का मन नहीं करता था, तो हम अपने फ्रेंड को बोल देते थे कि आज तुम मेरा नोट्स लिख दो, कल मैं तुम्हारा लिख दूंगा। ठीक है, यानी आज तुम मेरा कर दो, कल मैं तुम्हारा कर दूंगा, यानी जैसा तुम करोगे वैसा भी मैं तुम्हारे साथ करूंगा। इस तरह की बातें हो जाती थी। ठीक है, तो ये थी पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था के 2 उपचरण क्या क्या थे। अब आगे हम देखते हैं परंपरागत नैतिक अवस्था। अब इस अवस्था में लोग एक पूर्व आधारित सोच में चीजों को देखते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों का व्यवहार उनके माता पिता या बड़े के समान ही होता है। यानी कि देखिए, परंपरागत स्तर की जो एज होती है वो 10 से 13 साल की होती है, तो इसमें बच्चा थोड़ा मोड़ा जो है वो बड़ों के समान जो है सोचने लगता है। ठीक है, इसमें इसके भी 2 चरण है। परस्पर एक रूप अभिमुखता। इसमें क्या कहा गया है? प्रथम चरण अच्छे आपसी व्यवहार व नैतिक विकास पर आधारित होता है, और इस अवस्था में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों से निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। ठीक है, जैसे बालक अपने माता पिता की नजरों में एक अच्छा लड़का या लड़की बनने की कोशिश करता है। ठीक है, देखिए कहीं कहीं इसको आप लोग ऐसे देखने को आपको मिल जाएगा कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक है, यानी जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छी लड़की है या फिर ये बहुत अच्छा लड़का है, तो आप इस शब्द को हमेशा सुनना चाहते हैं ताकि वो बोलें कि हाँ ये अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की है। तो आप इसी तरीके से व्यवहार भी करना चाहते हैं कि नैतिक विकास पर आपका व्यवहार जो होता है वो आधारित होता है, ताकि आपको ये शब्द सुनने को मिले। क्लियर? दूसरा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये द्वितीय चरण सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित होता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर, यानी कि इसमें बच्चा सामाजिक नियमों को मानने लगता है। ठीक है, सामाजिक नियमों को मानने लगता है। जैसे इसमें किशोर का सोचना होता है कि समाज अच्छे से चले, इसलिए सबको समाज के दायरे में रहना चाहिए। अब इसमें आकर बच्चा क्या करता है कि कुछ भी हो जाए, हमें संविधान के नियमों का पालन करना है, हमें सामाजिकता बनाकर चलनी है, सामाजिक नियमों को फॉलो करना है। ठीक है, लास्ट ने जो हमारा स्तर है वो है गैर परंपरागत नैतिक अवस्था। ये क्या है? 13 साल से ऊपर की अवस्था है। यह अवस्था सामाजिक अनुबंधन, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित होती है। और जैसा कि सबके 2-2 चरण हैं, तो इसके भी 2 चरण हैं।
कौन कौन से हैं? सामाजिक संपर्क अभिमुखता, यह चरण मूल अधिकारों व मूल सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि बच्चा संविधान को आंख बंद करके मानने लगता है। ठीक है, और वह सोचने लगता है कि कुछ मूल अधिकार और मूल सिद्धांत कानून से भी ऊपर होते हैं। व्यक्ति यह भी सोचने लगता है कि वह किस हद तक मूलभूत मानवाधिकारों के मूल्यों का संरक्षण कर सके। इसका मेन मोटो क्या होता है, इस एज में बच्चे क्या करते हैं, उनका ये मानना है कि संविधान जो बना है वो कानून से भी ऊपर होता है और किसी भी हाल में हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, मानव के अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें उनका जो एक सोचने का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, 13 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं तो बहुत हद तक वो सोचने की जो क्षमता रखते हैं उस तरीके से ये सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अब ये देखिए लास्ट चरण है, यह चरण सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित होता है। और इस अवस्था में जब कोई कानून या अंतर आत्मा के द्वंद्व में फंस जाता है तब व्यक्ति यह तर्क करता है कि अंतर आत्मा की आवाज के साथ चलना चाहिए या कानून के साथ। यानी वो समझ नहीं पाता दोनों में। यहाँ देखिए आपको क्या लगता है, आप समझ ही नहीं पाते कि आप कौन सा काम करें, आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुने या फिर जो सही और गलत है उसका पालन करें। ठीक है, यानी इस अवस्था तक देखिए ये ऐसा लेवल है, यहाँ बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यानी सबसे ऊपर उठकर कोई काम करना, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर कोई काम करना। तो अंतरात्मा की आवाज के साथ चलना चाहिए या कानून के साथ। बाद में व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को ही महत्व देता है और उस काम को अपने अनुसार करना चाहता है, चाहे वह कितना भी जोखिम भरा क्यों ना हो। तो ये जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो है ये एक ऐसा चरण है कि यहाँ बहुत ही कम लोग, मान के चलिए कि 10% लोग ही यहाँ तक इस लेवल तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने अंतरात्मा की आवाज़ से नहीं जल सकता। यानी कि इसमें देखिए इंसान या बच्चा जो होता है वो दूसरों के विचारों की चिंता नहीं करता है कि अगला इंसान जो है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ठीक है, यानी उसके मन से जो आवाज़ निकलती है, अगर उसके मन से निकलती है कि ये कार्य करना सही है तो वो उसी चीज़ को करता है। क्लियर, आगे बात करेंगे हम नैतिक दुविधा। अब देखिए नैतिक दुविधा क्या होती है, ये एक ऐसा रास्ता होता है जो आपको दोनों देखिए यहाँ पे एक राइट है, एक रॉन्ग है और एक है इट डिपेंड्स। अब तीनों रास्ते आपको सही लगते होंगे कि आपको चलना किस पर है। ठीक है, तो आपको तीनों रास्ते सही लग रहे होंगे लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि आप कौन सा रास्ता आप फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये बहुत ही नैतिक दुविधा ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी जब तीनों रास्ते या जितने भी रास्ते दिए होंगे वो सब आपको सही लगेंगे, लेकिन आपको चलना किस पर है, आप कौन सा रास्ता फॉलो करेंगे ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको बहुत ही और अच्छे बेहतर ढंग से समझिएगा कि देखिए जब कोरोना बहुत ही अपने पीक पे था, जब एकदम फुली लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, घर में आपकी बहन की तबीयत खराब है और बाहर जो है पुलिस लाठी लेके आपका इंतजार कर रही है और आपका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसकी तबीयत भी थोड़ी ढीली है। ठीक है, तो वो फ़ोन करके आपको बोल रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, आके मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। ठीक है, तो आप एक नैतिक दुविधा में पड़ जा रहे हैं। ठीक है, कि आप किसका साथ दें अभी। ठीक, आप अपनी बहन की सेहत खराब है उसका ध्यान रखें, या फिर लॉकडाउन चल रहा है आप बाहर निकलेंगे तो पुलिस आपको लाठी से मारेगी, या फिर आपका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड उसका तबीयत खराब है आप उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाएं। तीनों आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड चल रहा है, आपको खुद को सेफ भी रखना है, अपनी बहन की तबीयत भी संभालनी है और अपने दोस्त को भी बचाना है। ठीक है, रास्ते ये तीनों आपको सही लग रहे हैं लेकिन आप एक कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि आप किसको पहले आप किसको देखें। ठीक है, तो यही होती है नैतिक दुविधा। ठीक है, तो ये था कोहेलबर्ग से रिलेटेड जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, उसके बारे में आज हमने चर्चा करी थी। तो इससे रिलेटेड हमारा जो सीडीपी का टेस्ट सीरीज चल रहा था वहाँ आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आप उनको जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको 20 में से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।